रहते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो वो आपका फ़ोन छीन लेंगे या फिर आपका कैमरा होगा उसे छीन लेंगे और सीधे अपने ऑफिस में जमा। वहाँ पर थोड़ी देर बैठा, एक यहाँ का वॉक अराउंड लिया, सारी चीज़ों को देखा कैसी क्या चीज़ है, ऐसा ही किया, वहाँ की सारी चीज़ों को देखा, एंजॉय किया। सच बता रहा हूँ, मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ज़मीन तो पैरों के नीचे थी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आरबीटीवी इंडिया में, और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट रवि वर्मा। तो हुआ कुछ ऐसा कि कल रात को, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, कि मैं नाइट लाइफ एंजॉय करने चला गया था नेपाल में, काठमांडू की। तो मैं रात को काफ़ी लेट आया, लगभग 3:30 बजे करीब वापस अपने होटल में आया और उसके बाद सो गया। हालांकि मुझे आज सुबह पशुपतिनाथ के लिए जल्दी निकलना था, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो मैंने फिर से पढ़ाऊ से एक बाइक बुक करी और उसने मेरे को छोटी छोटी गलियों में से होते हुए शॉर्टकट रास्तों से, कुछ अजीब सी बहुत ही पतली गलियों में से ले जाते हुए सीधे पशुपतिनाथ के मंदिर पर जाकर रुका, जहाँ पर मेरे को ये एक रुद्राक्ष की शॉप मिली। तो इस शॉप पर ये भैया अवेलेबल थे। ये भैया इंडियंस को थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, और अगर आप मेरी वीडियो का रेफरेंस देंगे तो इन्होंने वादा किया है मेरे को कि थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा, मींस कि आपको 5 to 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो मैंने इनकी दुकान पर सारी चीज़ें देखी, इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई। इन्होंने मेरे से कहा आप वीडियो बना सकते हो, पूरी शॉप का जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके व्यूअर्स देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैं पार्ट उसका इसमें डाल रहा हूँ इस वाले ब्लॉग में, लेकिन इसका मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाकर डालूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि मुझे बाद में पता चली हैं कि क्या ऐसा भी होता है, जो कि मेरे को नहीं पता थी चीज़ें। तो बस मैंने इनकी दुकान का एक छोटा सा बस खाली लुक लिया, देखा इसका थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने इनके यहाँ अपने शूज़ वगैरह उतारे, शॉप के बाहर ही उतार दिए और हाथ धोए, प्रसाद लिया और फिर इनके यहाँ से निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। हिंदू धर्म में पशुपतिनाथ मंदिर का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन कर लेता है उसे कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। इसके पीछे एक शर्त यह भी है कि यहाँ आकर सर्वप्रथम शिवलिंग के दर्शन करें और उसके बाद ही आप विराजमान नंदी के दर्शन करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको पशु योनि कभी प्राप्त नहीं होगी। और वैसे भी कहा गया है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है। पशुपतिनाथ की उत्पत्ति के पीछे दो पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक कहानी का संबंध पांडवों और केदारनाथ से है। दरअसल जब पांडव शिवजी को खोजते हुए उत्तराखंड पहुंचे तो उनसे छिपने के लिए भगवान शिव ने भैंसे का वेश धारण कर लिया था। केदारनाथ में ही पांडवों को शिवजी ने भैंसे के रूप में अपने दर्शन करा दिए थे। इसके बाद केदारनाथ में ही वे धरती में समा ही रहे थे कि भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली, और कहते हैं कि जिस स्थान पर भगवान शिव का मुख बाहर निकला था, आज वर्तमान में उसी को पशुपतिनाथ कहा जाता है। और दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव नेपाल में चिंकारी के रूप में धारण करके निद्रा में चले गए थे। जब सभी देवतागण उन्हें खोजते हुए यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव को वाराणसी लाने का खूब प्रयास किया। उस समय भगवान शिव ने नदी के दूसरे छोर पर छलांग लगा दी, जिस कारण उनका सिंह टूटकर 4 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। इसके बाद से ही उस स्थान पर चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण हो गया और पशुपतिनाथ इस प्रकार से बना। पशुपतिनाथ के बारे में विख्यात है कि यह मंदिर वेदों के लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था, जिस कारण मंदिर के बारे में कोई प्रमाणित तथ्य तो स्पष्ट तौर पर नहीं मिलते हैं, परंतु कहा जाता है कि इस मंदिर को बहुत बार इतिहास में बहुत बार नष्ट किया गया है और इसका पुनर्निर्माण करवाया गया है। अभी के वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 1697 में नरेश भूपेंद्र मल्ल ने करवाया था, और 2015 में जब भूकंप आया था नेपाल में तब बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन 1697 में बना हुआ यह मंदिर, इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा था। तो ये तो था कुछ इस मंदिर के बारे में और कुछ पशुपतिनाथ के बारे में। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब भी यहाँ जाइएगा थोड़ा टाइमली चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लंबी लाइन लगती है और वो लाइन बहुत सिस्टमेटिक होती है, तो लाइन को तोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी मेरी आपसे गुजारिश यह रहेगी कि यहाँ पर जहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यहाँ से आगे कैमरा अलाउड नहीं है या कैमरा नॉट अलाउड या फोटो खींचना मना है, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसका सख्ती से पालन कीजिएगा।
क्योंकि यहाँ के लोग उस चीज़ को लेकर बहुत सख्त रहते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो वो आपका फ़ोन छीन लेंगे या फिर आपका कैमरा होगा उसे छीन लेंगे और सीधे अपने ऑफिस में जमा करा देंगे। उसके बाद आपको वो वहाँ से जाकर जो भी उनका जुर्माना रहेगा उसे भरकर आपको लेना होगा। और अगर मंदिर के दर्शन नहीं करके आए तो आपको दर्शन के लिए वापस से लाइन में लगना होगा सबसे पीछे से। तो ये मंजर देखने के बाद मैंने भी अपना कैमरा चुपचाप से निकाला और बैग में रख लिया और उसके बाद मैंने शांतिपूर्वक भावनात्मक तौर पर भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद बाहर आया। अंदर मंदिर में कुछ भी कैमरा फोटो अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। और आपको कहीं भी ये पशुपतिनाथ के जो काठमांडू के पशुपतिनाथ हैं यहाँ का कहीं भी आपको फ़ोटो वीडियो नहीं मिलेगा, ना यूट्यूब पर ना गूगल पर। जो मिलेगा वो मिलेगा अपने इंडिया वाला। तो ये है यहाँ की कुछ कहानी। तो यहाँ पर मैंने कुछ समय अपना बिताया और पशुपतिनाथ के दर्शन किए। उसके बाद थोड़ी देर बाहर बैठा, थोड़ा कुछ खाया और उसके बाद फिर से वही अपनी बाइक बुक करी और फिर मैं चल दिया अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी बुद्ध स्तूपा। बुद्ध स्तूपा का माना जाता है कि जो काठमांडू का बुद्ध स्तूपा है वह विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है और 1979 से ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। शंभुनाथ के साथ काठमांडू में बुद्ध स्तूपा और पशुपतिनाथ जो है धार्मिक स्थलों में से एक है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं भी यहाँ पर थोड़ी देर बैठा, एक यहाँ का वॉक अराउंड लिया, सारी चीज़ों को देखा कैसी क्या चीज़ है, बहुत ही एंशिएंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने देखने के बाद फिर मैं निकला अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। होने के बाद इस पूरे स्तूपा को एक्सप्लोर करने के बाद और यहाँ पर बैठकर कुछ देर शांति के पल बिताने के बाद अब बारी थी आगे निकलने की। आगे मेरा जाने का प्लान था चंद्रगिरी हिल्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। तो फिर से वही रूटीन की एक पड़ाव से बाइक बुक करी जो कि मेरे को छोड़ कर आएगी चंद्रगिरी हिल्स तक। हिल्स तक जाने का रास्ता भी बहुत ही हिली है, बहुत ही एक खड़ी चढ़ाई जैसा है, लेकिन जाने के बाद जो वहाँ पर से व्यू आता है, जो मंज़र है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। तो बस मैं पहुँच चुका था यहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने पता निकाला कि यहाँ पर टिकट मिलती है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि रोपवे है और एक बहुत ब्यूटीफुल हिल पर ले जाता है जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है। टिकट है आपका, अगर आप नेपाल से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों के लिए 1000 रुपीज़ का, और अगर आप आउटसाइडर हैं मतलब फॉरेन है उनके लिए, जैसा कि मैं एक फॉरेनर था उनके लिए, तो उनके लिए 1200 रुपया दोनों साइड का ऊपर आने और जाने का। ऊपर जाकर एक रेस्टोरेंट भी है और रुकने के लिए जगह भी है, बहुत सारी रिजॉर्ट भी हैं। तो टिकट जो है वो 3 दिन के लिए वैलिड होता है, तो अगर आप ऊपर स्टे करना चाहते हो तो ऊपर भी स्टे कर सकते हैं। जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो ऊपर से जो नज़ारा आता है वो बहुत ही लाजवाब होता है, जैसे कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और ऊपर पहुंचकर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो कि बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए हैं। पार्क बने हुए हैं, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, एक अच्छा सा सुंदर सा मंदिर भी बना हुआ है भोले बाबा का, तो आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं ब्यूटीफुल व्यू का। वहाँ से अगर मौसम साफ़ हो तो इवन आपको माउंट एवरेस्ट भी दिखाई देता है और एक माउंट एवरेस्ट का व्यू पॉइंट भी है। तो ये सब आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, वहाँ की सारी चीज़ों को देखा, एंजॉय किया, 1-2 एक्टिविटीज़ करी और उन एक्टिविटीज़ को करने के बाद फिर मेरे को पेट में भूख लगी, तो मैंने कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर किया और बहुत ही सुंदर व्यू के साथ बड़े ही आराम से खाते हुए थोड़ा सा मोबाइल में जो मैसेजेस आए थे उनको देखा, कुछ ज़रूरी ईमेल्स आए थे उनको देखा और उनके रिप्लाईज़ किए। आराम से बैठकर यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब करने के बाद मैं वापस नीचे गया और फिर हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी स्काई वॉक। स्काई वॉक पहुँचने के बाद टिकट लिया जिसका की कॉस्ट है 1000 NPR यानी कि 1000 नेपाली रुपीज़। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में बार बार बताया है कि अगर नेपाल में रुपए की बात हो रही है तो नेपाली रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही होगी। तो 1000 नेपाली रुपीज़ की टिकट लेकर नॉर्मल सिक्योरिटी चेक से होते हुए लिफ्ट पकड़ के हम सीधे पहुँचे ऊपर, जहाँ पहुँचने पर मंजर बड़ा ही खौफनाक था। वक्त ही सबसे पहले मुझे जूतों पर लगाने के लिए कपड़ा प्रोवाइड किया गया, जिससे कि वहाँ का ऊपर का जो कांच है वो ख़राब ना हो जाए। और जैसे ही मैंने बाहर की तरफ देखा, सच बता रहा हूँ मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ज़मीन तो पैरों के नीचे थी ही नहीं। शीशे की छत और वो भी लगभग
कम से कम 20 से 25 मंजिल ऊपर, और सच में ऊपर से नीचे का मंजर देखने पर इतना भयावह था जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं तो उसको देखकर थोड़ी देर के लिए सहम गया था, लेकिन वहाँ पर लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, छोटे-छोटे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत उसको एंजॉय किया। ज़्यादा मैं एंजॉय कर नहीं पाया क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा उस पर चलने में अनकम्फर्टेबल हो रहा था, मेरे को डर लग रहा था, तो थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किए और अपने डर को अपने साथ लेते हुए मैं वापस निकल गया अपनी नेक्स्ट मंजिल की ओर, जो कि मेरे दिन की लास्ट मंजिल भी रहेगी। वो है काठमांडू दरबार स्क्वायर। दरबार स्क्वायर अपनी प्राचीनता और अपने बेहद सुंदर आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। जितने भी लोग वहाँ घूमने आते हैं वो काठमांडू दरबार स्क्वायर तो ज़रूर जाते हैं, और मेरा भी रिकमेंडेशन है कि आप काठमांडू दरबार स्क्वायर ज़रूर जाइएगा। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। दिन में यहाँ पर आने के 1000 रुपीज़ लगती है टिकट, लेकिन शाम को रात के वक्त आना कम्प्लीटली फ्री है। तो अगर आप रात के टाइम में आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो मार्केट वगैरह होगा वो सब तो खुला होगा, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होंगे जो कि बंद हो चुके होंगे। तो इसलिए अगर आपको वहाँ भी अंदर जाना है तो उसके लिए आप दिन में आएँ, और अगर आपको सिर्फ घूमना है तो आप शाम को जाएँ। हालाँकि मेरे पहुँचते-पहुँचते बहुत टाइम एक्स्ट्रा हो चुका था और मेरे को ये पता नहीं था कि शाम तक मंदिर बंद हो जाएँगे, इसलिए मैं लेट पहुँचा। क्योंकि मैं चंद्रागिरी हिल्स पर, जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर था और वहाँ पर मैं अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करके आया था। तो मैं यहाँ पर आया तो इन लोगों ने मेरे को बताया कि ये मंदिर बंद हो चुका है, तो मैंने फिर भी यहाँ पर मैं घूमा, लोकल चीज़ें देखी, बहुत सारे लोकल्स से बैठ के बात करी। उन्हीं लोगों ने मेरे को इस सब के बारे में बताया कि ये बंद हो जाता है और ऐसा-वैसा। तो इन सब से बात करने के बाद एक इसी मार्केट का वॉक अराउंड लिया मैंने, सारी चीज़ें देखी, क्या-क्या, कैसे-कैसे है, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या-क्या बेकार चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें हम इनसे सीख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी। पूरे मार्केट को एक्सप्लोर किया, पूरा ये जो स्क्वायर है इसे एक्सप्लोर किया। यहाँ पर बैठकर इनके फेमस मोमोज़ खाए, मोमोज़ पॉइंट के, और उसके बाद मैं वापस निकल गया अपनी मंजिल की ओर, अपने होटल की ओर। तो बस दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।